में स्वागत है आपका। मैं हूं योगेंद्र, आप देख रहे हैं खास खबर। खास खबर में बात करेंगे 2019 आज ही के दिन एक बार फिर खिला था कमल। एनडीए को मिली थी 350 सीट और बीजेपी को मिली थी 303। ये बीजेपी को वह बड़ी जीत कह सकते हैं जो 2014 में 282 सीट के साथ में कांग्रेस का 17 राज्यों में खाता भी नहीं खुल पाया था। तो चलिए हम बात करेंगे कुछ यादें उस वक्त की, जो क्या खास नारे उस दौरान रहे। कोरोना का ये काल चल रहा है, लेकिन हम दर्शकों के साथ एक बार फिर उन यादों में लेकर के जाएंगे जो ठीक एक साल पहले कई वादे किए गए थे, कई बड़ी रैलियां हुई थी। एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया और ये चुनाव 2014 से थोड़ा डिफरेंट था। इसमें हर सीट पर मोदी अपने नाम से वोट मांग रहे थे। कई सवाल भी उठे, लेकिन भाजपा ने प्रचंड बहुमत के साथ में एक बार फिर जीत दर्ज कराई। तो हमारा एजेंडा यही रहा कि एक बार फिर खिला था आज ही के दिन कमल। इस वक्त हमारे साथ चर्चा में है जयपुर सांसद रामचरण बोहरा जी, वरिष्ठ पत्रकार और समीक्षक नारायण बारेठ साहब, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और विधायक रामनारायण मीणा साहब हमारे साथ जुड़े हैं। आप सभी का स्वागत है। मैं सबसे पहले बारेठ साहब आपके पास आना चाहूंगा। एक साल कंप्लीट हो गया, हमारे हिसाब से बहुमत जिसको मिलता है सत्ता उसी की तय हो जाती है, लेकिन संवैधानिक रूप से जिस दिन शपथ ली जाती है उस दिन से हम सोचते हैं कि सरकार का कार्यकाल शुरू हुआ। लेकिन जब बहुमत इस मेजोरिटी के साथ में मिले तो मानना है कि उसी दिन से दिन तय हो जाता है कि दूसरे कार्यकाल की रूपरेखा तय हो चुकी है। ये पूरा अगर एक साल का वक्त हम देखें, उस वक्त का देखें, काफी नारेबाजी, कई बड़ी रैलियां, वो तमाम स्क्रीन के जरिए हम दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं कि कितनी रैलियां मोदी साहब ने की, कितनी अमित शाह साहब ने की, कितने रोड से हुए, कितने राहुल गांधी जी ने की। कैसा रहा ये एक साल का? अगर देखें मोदी साहब का एक साल, टर्म 2 का एक साल, और यूं देखें तो मोदी सरकार के 6 साल। देखिए, ये भारत के लोकतंत्र की खूबसूरती है, ये उसकी बेहतरी है कि एक ऐसा व्यक्ति जो ग्रास रूट से उठा है, जो एक साधारण परिवार से, एक साधारण वर्ग से है, एक आम कार्यकर्ता के रूप में उदित होता है और दूसरी बार अपनी जीत दर्ज कराता है। ये उनके नेतृत्व की, उनकी पार्टी की क्षमता की और हिंदुस्तान के लोकतंत्र की बेहतरी को बयान करती है। लेकिन उनकी प्रशस्ति की जा सकती है कुछ मामलों में कि उन्होंने पाकिस्तान से अच्छा लोहा लिया और उनको कॉर्नर कर दिया, पर इतना पर्याप्त नहीं है। अब 6 साल बाद सवाल पूछे जाने चाहिए। आप ये नहीं कह सकते हर बात के लिए कि नेहरू जिम्मेदार है। आप ये नहीं कह सकते 70 साल का, क्योंकि 70 साल में 12 साल तो आपकी पार्टी हुकूमत पर रही और 2 साल आप भागीदार थे। मैं अपेक्षा करता था, या देश अपेक्षा करता था, कि मोदी जी ने करप्शन पे सबसे ज्यादा प्रहार किया था कि जो दागी सांसद, दागी विधायक, दागी पॉलिटिशियन, पार्षद तक को कटघरे में खड़ा किया जाएगा। उन्होंने सीकर में लक्ष्मण की सभा में 2014 में कहा था, लेकिन स्पेशल कोर्ट बनाने में मुद्दत लगी। ये उन पर सवाल उठता है, और वो भी तब बनाया उन्होंने जब सुप्रीम कोर्ट ने दखल किया, रिपीटेडली दखल किया। ये काम संसद का था, इसके बावजूद भी उतने नहीं बनाए गए। पिछले लोकसभा चुनाव से पहले सुप्रीम कोर्ट ने कार्रवाई की, सरकार को फटकारा और कहा कि इस बार अगर दागी आपने खड़े किए तो आपका जस्टिफिकेशन, आपको न्यायोचित करना होगा। कोई भी ऐसा व्यक्ति आएगा तो आपको पब्लिकली बताना पड़ेगा कि इस कैंडिडेट का बैकग्राउंड क्या है, जबकि ये काम पार्टीज का था, ये कांग्रेस और बीजेपी दोनों का काम था, ये संसद का काम था। इन्होंने नहीं किया, सुप्रीम कोर्ट ने किया है। और उसके बाद भी विडंबना यह है कि संसद में 233 लोगों के खिलाफ आपराधिक मुकदमे हैं। उसमें बीजेपी के भी है, उसमें कांग्रेस के भी है। बीजेपी के 116 लोग शामिल है, कांग्रेस के 29 लोग शामिल है। ये आवाम मोदी जी से जानना चाहती है कि ऐसा क्यों हुआ। आपने वादा किया था, आपने वचन किया था, आपने इस देश को जबान दी थी। अब तक भी कार्रवाई बहुत धीमे और मंथर गति से चल रही है। जी बोरा साहब, आपके पास आना चाहूंगा। करप्शन एक मेजर इश्यू रहा था। आज आप बीजेपी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। हम ओवरऑल अगर बात करें, उस समय रैलियां काफी हुई, काफी चर्चाएं भी चलती रही, मोदी साहब काफी सक्रिय, और अभी भी कई बार ये बात कही जाती है कि 70 साल के गड्ढे भरने में वक्त लगेगा, या फिर ये कहा जाता है कि अगर 1947 में यही नहीं किया गया होता तो ऐसा नहीं होता। ये मैं इस वजह से कह रहा हूं कि पार्लियामेंट में जब 5 अगस्त को जम्मू एंड कश्मीर का जब अलग अलग उन्हें राज्य का दर्जा दिया गया और 370 को विड्रॉ किया गया, उस वक्त भी अमित शाह साहब के साथ साथ बीजेपी के कई स्पोक्स पर्सन, यानी कि उस वक्त जो वक्ता थे, सांसद थे, उन्होंने इस बात को लेकर के काफी जिक्र किया। ये इतिहास है, उस वक्त की क्या परेशानियां, परिस्थितियां रही, वह उस पे है।
लेकिन जिक्र अक्सर यही किया जाता है, जैसे भारत साहब कह रहे थे कि अभी ये नहीं कहा जाना चाहिए। तो आपको लगता है कि 6 साल इसी सरकार, यही पूरी सरकार लगातार 6 साल तक हो गए हैं और अभी 10 साल पूरे करेंगे, 4 साल बाकी हैं, लेकिन क्या अभी भी हम ये मान करके चलें कि केवल ये बात कहें कि 70 साल के गड्ढे भरे जा रहे हैं, फाइलों की धूल झाड़ी जा रही है, तो अभी भी क्या उचित लगता है ये कहना? नमस्कार योगेश जी, और मैं भारत साहब ने जो बात रखी अभी, मैं कहना चाहूंगा कि भारत के इतिहास में पहली बार जनधन अकाउंट खोले गए और जनधन अकाउंट खोलने के बाद में डीबीटी का डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर की योजना लागू की गई। आपने देखा होगा, आपने सुना होगा पत्र अखबारों के माध्यम से, भाषण के माध्यम से, तत्कालीन प्रधानमंत्री कहा करते थे कि मैं 1 रुपया भिजवाता हूं, जनता तक वो जाते जाते 15 पैसा रह जाता है। और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में 2014 से लेकर अब तक जो 1 रुपया अगर ट्रांसफर हुआ है तो पूरा का पूरा उसका जनधन के खातों के माध्यम से उसके सीधे अकाउंट में जाने का काम हुआ है। वो प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी की देन है। जहां तक सवाल करप्शन का है तो करप्शन 0 पे आ रहा है। करप्शन पहले जिस तरह से जो 85% पे था वो आज 0 पे है, मैं कहना चाहूंगा। और जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री ने जो काम किया है, पहले कहते थे कि 370 धारा हटेगी, क्या धारा 370 हटाने का काम किया तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। ये आपका इसमें जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री जी ने ट्रिपल तलाक का काम किया तो ट्रिपल तलाक का काम हुआ तो भारतीय जनता पार्टी के राज्य में हुआ। अनेक प्रकार के उज्ज्वला गैस योजना का जो आज देश के कोने कोने में जो माता बहनें गैस उस पर लकड़ी पर खाना बनाती थी और लकड़ी पे खाना बनाने से उनके आंखों में आंसू आते थे, उनके कई प्रकार के छाती चेस्ट में रोग हो जाते थे, वो आज उन बीमारियों से निजात मिली है महिलाओं को। और आज 8 करोड़ से माननीय प्रधानमंत्री ने 8 करोड़ महिलाओं को गैस के उज्ज्वला योजना के तहत गैस के चूल्हे, गैस के सिलेंडर मुफ्त में दिए हैं। और अभी देखो आप कि अभी जो वैश्विक महामारी चल रही है, इसमें भी 3 महीने के गैस के सिलेंडर महिलाओं को देने का काम किया ताकि महिलाएं अपने काम में किसी प्रकार की, उनको रसोई में किसी प्रकार की रुकावट नहीं है। बोरा साहब, आपने जब कोरोना का जिक्र कर दिया, मैं नहीं चाह रहा था कि इसका जिक्र हो, क्योंकि ये महामारी है और कोई हमारे यहाँ की उपज नहीं है। इस पे आम जनता, जर्नलिस्ट ये तो मान के ही चलते थे कि सरकारें जो अपने स्तर पे उठा रही हैं कदम वो अच्छे ही होंगे, हुक्मरान है, हुकूमत ये लोग कर रहे हैं तो निश्चित रूप से भरोसा था। लेकिन ये तो राजनीतिक दलों को भरोसा नहीं था। जब आप ये बात कह रहे हैं तो क्या वास्तव में प्रवासी मजदूरों की पीड़ा भी उठा सकते हैं हम यहाँ पे? प्रवासी मजदूरों के लिए भारत सरकार हमेशा तत्पर रही है। जो स्टेट्स ने जो लिख के दिया, जिन स्टेट्स में ट्रेनें चलाने की बात की और उन्होंने स्टेट्स में ट्रेनें चलाने का काम किया, भारतीय जनता पार्टी ने, नरेंद्र भाई मोदी की सरकार ने किया। राजस्थान में भी हमने कई बार, और अभी देखा होगा आपने, मैं जीएम और डीआरएम से बैठकर बात की, उन्होंने कहा कि राजस्थान की सरकार हमारे को लिख के देती है तो हम दूसरे दिन उसकी इंडेंट जारी करके और जहां भी वो ट्रेन चाह रहे हैं वहां ट्रेन की व्यवस्था करने का काम कर रहे हैं। और अभी आपने देखा होगा कि 1 जून से 200 ट्रेनें जो श्रमिक ट्रेनें चलाने का काम कर रही है, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। रामनारायण जी के पास जाना चाहूंगा मैं। मीना साहब, 1 साल को किस तरह से देखा जाए? जी रामनारायण जी, यह 1 साल का जो समय रहा वर्तमान सरकार का, इसको किस तरह से देखते हैं? रामनारायण जी की ऑडियो में तो तकनीकी खामी है। रामनारायण जी, आपके यहाँ पे ऑडियो प्रॉब्लम है, मैं आपके पास में वापस आऊंगा। मैं भारत साहब के पास में जाना चाहूंगा वापस। आपके यहाँ से ऑडियो की प्रॉब्लम आ रही है, मैं भारत साहब के पास जाना चाहूंगा। भारत साहब, जब जिक्र हो गया कि कोरोना का ही, तो चलिए कोरोना में हम तो ये मान करके चलते हैं कि इसमें गलती है तो उस देश की गलती है, उस जगह की गलती है जहां से कोरोना निकल करके आया। हम हमारी सरकारों पे पूरा यकीन करते हैं, लेकिन जब राजनीतिक दल अपनी ओर से सियासत शुरू कर दी तो हर कोई उसका ऑपरेशन भी करता है। अभी जैसे मैंने बोरा साहब से पूछा कि श्रमिकों को लेकर के, मैं नहीं चाह रहा था कि इसमें समय ज्यादा लग जाएगा, मैं उसी दौर पे जाना चाह रहा था
वापस, लेकिन मैं छोटा सा एक कमेंट चाहूंगा आपसे कि वर्तमान की जो स्थितियां हैं, बीजेपी कांग्रेस को और कांग्रेस बीजेपी को, अभी जो सिलसिला चल रहा है वह तो यही चल रहा है। दूसरी दलों की जहां सरकार है वह बहुत ज्यादा ना उद्वेलित है, ना अपनी तरफ से कोई बात कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी कांग्रेस के बीच में ये बड़ा संघर्ष चल रहा है। राजस्थान हो, चाहे गुजरात हो, या फिर मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र हो, श्रमिक जो निकल करके जा रहा है, निश्चित रूप से उसकी पीड़ा हर कहीं देखी जा सकती है। अगर 1 मई से ये कह करके, ये तो बाकायदा कहा गया कि अशोक गहलोत ने फ्रंट लाइन पे आकर के ट्रेन की डिमांड की, और बाकायदा प्रधानमंत्री जी ने उसमें उल्लेख किया कि अशोक गहलोत साहब अब तक खुश होंगे कि ट्रेनें चालू कर दी गई हैं। बाद में चाहे कितने भी वो चले कि वो मैनेज कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं, जैसे बोरा जी कह रहे हैं कि हम लोग रेलवे के अधिकारियों से बात कर रहे हैं, क्या वास्तव में पीड़ा कम की जा सकती थी श्रमिकों की? मेरे से पूछ रहे हैं? यस बारेट साहब, क्या श्रमिकों की पीड़ा कम की जा सकती थी अगर सिस्टमेटिक तरीके से? आप देखिए कि प्रधानमंत्री से बड़ी चूक हुई है। उन्होंने 72 घंटे थाली बजाने के लिए दिए, क्या हम 24 घंटे मजदूरों को नहीं दे सकते थे? आपके भाषण में उल्लेख ही नहीं है मजदूरों का, आपके ड्राफ्ट में उल्लेख नहीं है। ये गंभीर बात है कि 14 करोड़ की आबादी, उसका आपको तकलीफ का अंदाजा नहीं था, आपने पहले उसके लिए कोई प्लान नहीं किया। बेशक उनकी मंशा नहीं रही होगी, लेकिन चूक हुई है। इतनी बड़ी आबादी को आप ऐसे ऐसे मंजर देखे हैं जो हमने आजादी, जो हम इतिहास में पढ़ते हैं, 1947 में इस तरह के दृश्य हमको देखने को मिले हैं। लोग हजारों किलोमीटर पैदल चले, कितने 200 से ज्यादा लोग तो दुर्घटनाओं मारे गए हैं। इसके बाद भी न दिल्ली पसीजी न राज्य सरकारें पसीजी, दोनों राजनीतिक पार्टियों ने उतनी शिद्दत से काम नहीं किया। बीच में थोड़ा इंटरव्यू करना चाहूंगा जी। मजदूरों के बारे में भारतीय जनता पार्टी का सरकार नहीं, पूरा संगठन, जहां जहां मजदूरों को खाने की व्यवस्था करने की बात हो, पानी की व्यवस्था करने की बात हो, छाया की व्यवस्था करने की बात हो, उनको एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने की बात हो, स्टेट गवर्नमेंट का ये दायित्व बनता है कि कितने मजदूर उसके राज्य में रह रहे हैं, कौन कौन से राज्य के उसके राज्य में मजदूर रह रहे हैं, कहां पर उनको ट्रेन चलवानी है, ये सारा स्टेट गवर्नमेंट लिखकर भारत सरकार को भेजती। तो मैं समझता हूं कि ये चूक जो आप कर रहे हैं कि 1400 किलोमीटर पैदल चल के गए, ये चूक नहीं होती। इस पर स्टेट्स पर पूरा फोकस नहीं किया गया। इसमें प्रधानमंत्री को दोष देने की आवश्यकता नहीं है। प्रधानमंत्री ने, अशोक गहलोत जी ने ट्रेन की मांग की, उन्होंने ट्रेन का काम चालू कर दिया। अब ये स्टेट गवर्नमेंट को चाहिए था कि कितने मजदूर कहां पर जाने हैं, कब कब उस स्टेट। मैं एक बात जानना चाह रहा हूँ बोरा साहब, एक रिक्वेस्ट है मेरी, मैं ये जानना चाह रहा हूं कि बड़े सवाल ये खड़े किए जा रहे हैं। अगर आज राज्य सरकार से बात करो, कांग्रेस के किसी नेता से बात करो, तो ये कहा जाता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फेलियर रही। अभी बीजेपी से या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के किसी नुमाइंदे से बात की जाती है तो राज्य सरकार का फेलियर लगता है। मैं तो इतने से बात जानना चाहता हूँ, आप कह रहे हैं कि बीजेपी ने और सरकार दोनों ने की, आप मुझे इतना सा बता दीजिए, कोई एक राष्ट्रीय पार्टी आज ये दावा करके कह सकती है कि हाँ बिल्कुल उदाहरण के रूप में कही है, ये देखिए भामा साहब सबने काम किया। आप अगर आज हम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं होते, बोरा साहब तो 100% जयपुर के उन भामा साहों में आप हैं कि आप निश्चित रूप से खाना भी खिला रहे होते, इसमें कहीं कोई बात नहीं है। ये बहुत सारे लोग हैं, मैं कई मरतबा मेरी बात सुनिए, मैं एक रिक्वेस्ट कर रहा हूं, और नया कोई ऐसा एक राज्य ये दावा कर सकता है कि जो कह दे कि मेरे सीमा में घुसते ही मैंने मजदूर को पिक किया, खाना खिलाया, दूसरे बॉर्डर तक पहुंचाया? ये कोई राज्य उदाहरण के रूप में, योगेश जी 2 महीने का लॉकडाउन हो चुका है। मेरी बात सुनिए जी। मैं मेरे पार्लियामेंट क्षेत्र की बात करना चाहता हूँ। जब आपने कहा कि दूसरे जिले से किस जिले में आ रहा है, किस पार्लियामेंट क्षेत्र में आ रहा है, उस मजदूर की चिंता की नहीं की, उस बात पर मैं आपको जवाब देना चाह रहा हूं कि जयपुर में मेरे पार्लियामेंट क्षेत्र में जो भी मजदूर दूसरे जिले से आया है उसकी पूरी व्यवस्था एक मिनट मेरा मुद्दा रह जाएगा, मेरा 1 साल का मुद्दा रह जाएगा। मैं नहीं चाहता कि मजदूरों के पलायन पे बहुत बड़ा एक संघर्ष, उनको पीड़ा भी होती होगी कि हम चर्चा भी करते हैं और वास्तव में हम सिर्फ चर्चा ही करते हैं। रामनारायण जी आपके पास आना चाहूंगा, अगर आप मेरे को सुन पा रहे हैं। योगेश जी पहले 1 मिनट मेरी बात कीजिए। जब आपने जिले की चर्चा की है, लेबर की चर्चा की है, तो मेरा जवाब सुन लीजिए। जयपुर जिले में मेरे पार्लियामेंट क्षेत्र में हमने लगभग 50 लाख पैकेट भोजन के 2 लाख 3 लाख के लगभग हमने राशन। मैंने कहा ना,
मैंने आपसे कहा ना कि आप नाम के बोहरा हैं, तो ये इसमें कहीं कोई अतिशयोक्ति नहीं है। अगर आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं होते तो भी आप खाना खिला रहे होते। तो ये तो बारेड जी को और हमको सबको भरोसा है, तो आप उसको मत जोड़िए। मैं रामनाथ जी आपके पास आना चाह रहा हूँ, आप मेरी आवाज सुन रहे हैं। मैं 1 साल को लेकर के आपसे चाहूंगा कि सरकार, बीजेपी को 1 साल हो गया, बहुमत मिले, सरकार जिस दिन जो शपथ होगी उस दिन चर्चा करेंगे, लेकिन बीजेपी को आज ही के दिन बहुमत मिला था। 1 साल को लेकर के क्या कहेंगे आप? देखिए, मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ बिल्कुल आ रही है। देखिए, ये गिनाना, रोडवेज की बसें चली तो स्टेट गवर्नमेंट का गेन है, ट्रेनें चली तो सेंट्रल गवर्नमेंट का गेन है, ये मैं नहीं मानता हूँ। मैं ये मानता हूँ, मजदूरों के छाले मैंने देखे हैं। जयपुर से बाहर के भीलवाड़ा के जाते हुए मजदूरों को रोक करके हमने रास्ते में पानी पिलाया दौसा के पास। दुर्दशा हुई है, बिल्कुल ये बात हुई है कि इधर तो भाषण दिया प्रधानमंत्री जी ने, उनको 4 दिन का 5 दिन का टाइम देना चाहिए था। ये मानव स्वभाव है, जल्दबाजी में त्रुटि हुई है, मैं उसको दोषी नहीं मानता। लेकिन हमने उन लोगों के लिए क्या किया? एक दूसरे में त्रुटि डालने के लिए हम कहते हैं 1998 में अणु विस्फोट हुआ। अरे 1974 में इंदिरा जी ने किया, उसको गिनाने से कोई मतलब नहीं है। आज हमारे देश की हालत हो गई 1 साल में, मास्क बना रहे हैं उसको हम गिना रहे हैं, हमारे मास्क बन रहे हैं। जो देश पेटेंट टैंक और सुपरसोनिक जेट की बात करते थे, कितने नीचे हम आ रहे हैं। बेरोजगारी की भी बात करें, दुनिया जानती है कि हिंदुस्तान में क्या हो रहा है। आज धीरे धीरे गांव में छूट स्टार्ट हो गई है, कहीं ना कहीं खामी रही है। हमारे अर्थशास्त्र से राय लेकर के प्रधानमंत्री जी अब भी देश को आगे बढ़ा सकते हैं, अखबारों के मीडिया के माध्यम से देश को आगे नहीं बढ़ा सकते। हमें देश चलाना है। 317T बहुत धन्यवाद, मंदिर बन रहा है बहुत धन्यवाद, लेकिन हमें कर्म करने को धरती चाहिए। आज किसान, मैं बोरा जी से कहूंगा, आप पार्लियामेंट मेंबर है, हमारे वरिष्ठ है, राजस्थान के सदस्य हो और आप हमारे लिए बहुत कुछ कर सकते हो। आज किसान मंडियों में, वो भी रेगुलाइज मंडी में इसलिए लूट रहा है कि फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया वहां गनी बैग्स भी नहीं बेच पा रही है। मैं धन्यवाद दूंगा, स्टेट गवर्नमेंट राजफेड के माध्यम से कुछ परचेज कर रही है, वहां गनी बैग्स नहीं है। हर सेंटर्स की स्थिति खराब है। किसान 1000 से 1200 रुपया क्विंटल चने में नुकसान उठा रहा है, सरसों में 500 का उठा रहा है। आज भी किसान को मंडी में टोकन लेना पड़ रहा है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कह दिया कि 5 आदमी से ज्यादा नहीं होंगे, फिर बसें चल रही है, ट्रेनें चल रही है, तो उस किसान के ऊपर दुर्दशा, ऊपर से कोई क्लियरेंस नहीं है। कहीं ना कहीं खामी है। हम सबको मिलकर के, बिना पार्टी को, स्टेट गवर्नमेंट ने क्या किया ये हमें याद नहीं करना, सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या किया हमें याद नहीं करना। नरेंद्र मोदी देश का प्रधानमंत्री, हमारा प्रधानमंत्री किस पार्टी का, ये बात आप तो जानते हो बोरा जी। और अशोक गहलोत किस पार्टी का, प्रश्न नहीं है, हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री है। अशोक जी ने सबसे पहले जो डिमांड रखी है, यदि नरेंद्र मोदी जी उस डिमांड को मान लेते तो शायद कहीं ना कहीं हम बच जाते, लेकिन चूंकि पार्टी लेवल पर हमने उसको ले लिया, और आप तो बहुत स्ट्रिक्ट आदमी, सबको साथ लेके चलते हो। हमें उम्मीद है, आशा है, इस देश को बचाइए। मजदूरों को जितना दुख पाक से अब आगे नहीं पा पाए, और मेरा जहां तक सवाल है, हम सब मिलके चलें। स्टेट गवर्नमेंट क्या करे इसको भूल जाए, सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर रही है, देश की अर्थव्यवस्था की तरफ आपको ध्यान देना चाहिए, और आप जैसे वरिष्ठ लोगों को दोगे, निश्चित तौर पे देश में जो स्थितियां खराब हुई है उसको हम ठीक कर पाएंगे। कोरोना से लड़ाई, जहां के जहां मजदूर चले जाते तो इतना कोरोना के मरीज नहीं होते, आज जयपुर में ये स्थिति नहीं होती। इसलिए आप 1 साल के कार्यकाल में कोरोना भी मोदी जी के खाते में डाल रहे हो। योगेश, मैं बेरोजगारी को डालूं मतलब नहीं है, किसान बर्बाद हो रहा है मतलब नहीं है, उद्योग धंधे बंद हो रहे हैं कोई मतलब नहीं है। मतलब यह है कि देश को हम आगे कैसे बढ़ाएं। नरेंद्र मोदी हमारे देश का प्रधान। तो आपको क्यों लग रहा है मीना साहब, ऐसा क्यों लग रहा है कि देश आगे नहीं बढ़ रहा? रामनाथ जी, आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि देश आगे नहीं बढ़ रहा? योगेश जी, आज प्रधानमंत्री जी ने 2022 में नए भारत का निर्माण हो ऐसी परिकल्पना की, और ये वैश्विक महामारी आने के कारण कुछ दिक्कतें थोड़ी बहुत आ रही है, फिर भी माननीय प्रधानमंत्री जी ने जीडीपी का 10%, 20 लाख करोड़ रुपया की पैकेज, आर्थिक पैकेज की घोषणा की। भारत आत्मनिर्भर बने, स्वदेशी मेक इन इंडिया का काम हो, हमारे यहाँ पर बने वो चीज हमारे यहाँ काम आए। हर दृष्टि से 20 लाख करोड़ रुपया का जो पैकेज माननीय प्रधानमंत्री ने घोषित किया है, आज भारत का
प्रत्येक व्यक्ति अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने एमएसएमई का जो उद्योग की बात की है, एमएसएमई जो आगे बढ़ने का जो काम है, माननीय प्रधानमंत्री ने उसको आगे बढ़ाने का जो काम किया है, हर दृष्टि से भारत आगे बढ़े। आज हर सर पर छत हो, माननीय प्रधानमंत्री ने इसका काम किया है। हर दृष्टि से इसको बढ़ाने का काम किया है। 100% लोन गारंटी फ्री लोन देने की बात माननीय प्रधानमंत्री ने की है। 10 महीने तक उसको वापस ट्रांसफर नहीं करना पड़े, ऐसी उन्होंने की है। अभी कल आपने देखा होगा कि पहले जो ईएमआई का था वो 3 महीने उन्होंने एक्सटेंड किया था कि जब धंधा ही नहीं चलेगा तो ईएमआई कहां से भर पाएगा। तो कल फिर 3 महीने आगे और उसको बढ़ाने का काम किया है। लेकिन बोरा साहब एक पेज है, बोरा साहब एक पेज है, आप तो खुद भी है, आप उसमें एक पेज है, ये जो ईएमआई को एक्सटेंड किया है इसमें आगे बढ़ा दिया, ठीक है, लेकिन वो ब्याज माफ नहीं होगा, ब्याज जो लगेगा लग के आएगा, ब्याज तो लगेगा, पर उसको 3 महीने का 6 महीने का उसको पीरियड तो मिल गया उसको आगे के लिए, नहीं उसको अभी भरना पड़ता, पहले नहीं लगती। व्यापारी तो साथ ने उस बात को देखा और उसको आगे बढ़ाने का काम किया। रेपो रेट में कल 0.4% का कमी, इंटरेस्ट में कमी करने का काम किया। समाज के अंतिम पंक्ति के अंतिम व्यक्ति की खबरें, देश की दिशा और दशा बदलती राजनीति की खबरें, धोखा, विश्वासघात और अपराध की खबरें, जमीन पर चमकते चांद सितारों की खबरें, हर खबर से रहिए बाखबर, हर खबर की तह तक। जन टीवी, जन जन की आवाज। जिंदगी का हर पहलू दिखाता है जन टीवी। शख्सियतों से होती है मुलाकात, बहती है सुरों की गंगा राग और ताल के साथ। मन को पावन करता तीरथ, भुलाता सारा अभिमान। हम करते हैं नारी युग का सम्मान, जगमगाते हैं मनोरंजन का संसार, लगाते हैं यादों का अंबार। खेलों से बढ़ जाती है मन की रफ्तार। हम हैं आपके दिल की आवाज, जन टीवी, जन जन की आवाज। से कहीं का आगाज हुआ था, यानी कि काउंटिंग हुई थी और एक प्रचंड बहुमत के साथ 303 सीट बीजेपी ने हासिल करके बीजेपी के 1980 के इतिहास से दूसरी मर्तबा क्लियर मेजोरिटी के साथ में मिली। 2014 में 272 और अब 303 2019 में मिली। तो एक साल का जो कार्यकाल है उसी को लेकर के हम चर्चा कर रहे हैं। एक बार फिर मैं बाराहट साहब के पास में जाना चाहूंगा। बाराहट साहब, देखिए ये तो सब दावे अपने अपने होंगे, उस वक्त के कुछ मुद्दे बहुत ही गंभीर और वैसे रहे। तो चौकीदार को बड़ा इश्यू बनाया गया था, बीजेपी ने और कांग्रेस ने बनाया था। टुकड़े टुकड़े गैंग को लेकर के काफी चर्चा की थी, बीजेपी की तरफ से काफी चर्चाएं करी गई। तो इसको लेकर के मैं चाहूंगा कि ये मुद्दे अभी भी कहीं स्टैंड कर रहे हैं कि चुनावी मुद्दे थे और वो उसके साथ ही खत्म हो गए। अब जब किसी राजनीतिक प्रणाली के पास रोजगार, खेती, शिक्षा, स्वास्थ्य पे ठोस कार्यक्रम नहीं होता तो भावनाओं का सहारा लेती है। ये मुद्दे अभी भी हैं। आप सोचिए कि जब इन्होंने यात्रा शुरू की थी, राजनीतिक यात्रा 2014 में, लोकपाल एक प्रमुख मुद्दा था।
सुप्रीम कोर्ट को 3 बार सरकार को आगाह करना पड़ा, तब जाके इन्होंने बहुत मजबूरी में लोकपाल बनाया है। इनको सशक्त करना था लोकपाल को, जो इन्होंने नहीं किया। ये कोर्ट के इंटरवेंशन के बाद इन्होंने लोकपाल नियुक्त किया है। और दूसरा, आम आदमी के नाते आप सारे ये भाषण दे रहे हो, लेकिन हेल्थ पे आपने कोई खास काम नहीं किया, पैसा नहीं बढ़ाया। आप अब तक सरकारी जो हमारे संस्थान उनकी उपेक्षा की गई। पहली बार हमें लगा देश को कि ये जो हमारी हिकारत से देखने की दृष्टि थी, इसको बदलना चाहिए। इस क्राइसिस में सारे सरकारी संस्थान काम आ रहे हैं और जितनी पब्लिक सेक्टर यूनिट्स है उन सब ने कंट्रीब्यूट किया है कोरोना में लड़ने में, अपना पैसा भी दिया है, डोनेशन दिया है। पर अब आप उनको प्राइवेट करने जा रहे हो, तो आप किनको देंगे? आप कॉर्पोरेट को देंगे, पैसे वालों को देंगे? ये तो अच्छी बात नहीं है। इससे राजनीतिक सुचिता में प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि एक अच्छी सरकार वो होती है भारत जैसे देश में जो सरकारी संस्थाओं का निर्माण करे, न कि पहले से बनी हुई संस्थाओं को आप बेचें या डिसइन्वेस्ट करें। और हेल्थ एक मेजर इश्यू, इन्होंने पैसा नहीं बढ़ाया है। अभी भी भारत में जीडीपी का 1.28% हेल्थ पे खर्च कर रहे हैं, जबकि ये पैसा बढ़ना चाहिए था। हेल्थ के साथ साथ शिक्षा पे 3 से 4% जीडीपी का पैसा खर्च कर रहे हैं। तो जो हेल्थ और एजुकेशन है, इस पे हमें अपेक्षा थी कि नरेंद्र मोदी उस बैकग्राउंड से आते हैं, शायद ये कुछ बेहतर करेंगे। अभी भारत में 70% पैसा आदमी बीमारी पे जेब से खर्च करता है, और उसमें 7% ऐसे लोग हैं जो इलाज कराते कराते इतने गरीब हो जाते हैं कि दोबारा नहीं उठ पाते। इसलिए माननीय प्रधानमंत्री को, जो 1 साल गुजर गया है इस क्राइसिस में, उनको पता होना चाहिए था कि सरकारी जो संस्थाएं हैं, हमारे हॉस्पिटल है, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, लेबोरेटरीज है, उन्होंने कितना काम किया है। और शिक्षक और चिकित्सकों की जो जगह खाली पड़ी है, हिंदुस्तान में 5 लाख डॉक्टरों की जरूरत है, हमें 10 लाख शिक्षकों की जरूरत है। आपकी पहली प्राथमिकता इन 2 मुद्दों पे होनी चाहिए थी, जो मुझे नजर नहीं आती। बिल्कुल। चलिए, इस वक्त सुखवीर सिंह जौनापुरिया हमारे साथ में जुड़ गए हैं। जौनापुरिया साहब, आपका स्वागत है। आपको बधाई, आप आज ही के दिन आपको दूसरी बार सफलता हासिल हुई थी। 1 साल का जो कार्यकाल रहा, अगर इसकी बात करें उपलब्धियों के नाम पे, आप बहुत कुछ बता सकते हैं। अभी का 20 लाख करोड़ का जो पैकेज का जिक्र किया, 12 लाख कुछ हजार करोड़ रुपए का, उसका आप जिक्र कर सकते हैं, जनधन का जिक्र। लेकिन मेरा एक सवाल मूल रूप से यह है कि हम कुछ देर पहले, आपसे पहले रामचरण बोहरा साहब भी हमारे साथ जुड़े थे। मेरे 2 सवाल हैं आपसे। एक तो लोकपाल को लेकर के बहुत चर्चाएं हुई थी जब मोदी साहब 2014 में सरकार में नहीं आए थे, उससे पहले से। और दूसरा, जो जबरदस्त तरीके से बेरोजगारी और एफडीआई को लेकर के काफी विरोध रहा कि एफडीआई का विरोध 28% जब कांग्रेस कर रही थी तो भारत 3 बार बंद कराया गया था। अभी जब निर्मला जी के आपके प्रेस कॉन्फ्रेंस का 5वां दिन अगर गौर करें हम, तो तमाम सरकारी उपक्रमों में विदेशी और निजी कंपनियों के रास्ते खोल दिए गए हैं। तो बीजेपी ने ये दोनों, ये इसी कार्यकाल की मैं बात कर रहा हूँ, 1 साल में बड़ी उपलब्धि भी जो बीजेपी बता रही है, उसी में एफडीआई और लोकपाल को लेकर के, लोकपाल का जिक्र नहीं हो रहा और एफडीआई को आप लोग आगे बढ़ा रहे हैं। तो जब जिस मामले को लेकर हमेशा विरोध किया, भारत बंद किए गए, वही क्यों आ रहा है सामने? देखिए, सबसे पहले मैं आपसे कहना चाहूंगा, जिस आपकी लोकपाल की बात जो आ रही है, लोकपाल का जो जिक्र हुआ, पिछले जो 10 साल गवर्नमेंट कांग्रेस की रही है, उस टाइम किसी आदमी को लोकपाल की इसलिए जरूरत पड़ रही थी कि कोई भी आदमी इस बात का आगे पीछे नहीं था, कोई उसका माई बाप नहीं था इस देश का। और जिस हिसाब से लूट मची हुई थी, जिस हिसाब से टूरिस्ट स्कैम में मची हुई थी, कोल में मची हुई थी, लोकपाल की इसलिए जरूरत पड़ी थी उस टाइम। हमेशा लोकपाल हो तो कम से कम ये किसी के पास जा सकते हो, किसी बात पर रुकावट हो सकती हो। गवर्नमेंट के ऊपर कभी कोई किसी का अंकुश नहीं था, इसलिए मंत्री सब अपनी मनचाही कर रहे थे और देश को लाखों करोड़ के टेंडर हो रहे थे और 1000 करोड़ में रिश्वत जारी थी। इस साहब की लूट मची हुई थी। आज मैं कह सकता हूं, जिस हिसाब से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में आज 6 साल देश को चलते हुए हो गए, आज कोई आदमी, विपक्ष के आदमी के पास कोई ऐसा पॉइंट नहीं है कि जिसको ये कह सकता हो कि कहीं भी देश के प्रधानमंत्री के अंदर कोई बेईमानी का कोई कर दे या कोई घोटाले का कोई शब्द बता दे या किसी प्रकार का भी कोई लांछन लगाए। तो मैं समझता हूँ सबसे बड़ी बात ये कि लोकपाल जरूरी है, लेकिन लोकपाल की नियुक्ति में अपने में कहीं कोई देरी नहीं, न कोई गवर्नमेंट की तरफ से हुए। लोकपाल की नियुक्ति सिर्फ और सिर्फ बात की कि कम से कम गवर्नमेंट से अलग अगर लोकपाल होता तो लोकपाल के पास ये जा सकते हैं, लोकपाल की इंक्वायरी करा सकता है, वो कहीं भी नहीं हो रही थी, इसलिए बार बार लोकपाल की बात आती थी। और वही अन्ना हजारे जी ने लोकपाल को उठाया था, एक अच्छा लोकपाल हो तो उस बात की जा सकती है। दूसरी बात आपने कहा कि 20 लाख करोड़ की, देखिए मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ, इसमें कोई दो राय की बात नहीं कि आज जीडीपी भी कमजोर हुई है, ये मैं आपकी बात से सहमत हूँ। सबसे बड़ी बात यह है कि देश के अंदर में जो एक बहुत ही मतलब 5% लोग
ऐसे थे जो बहुत ही ऊपर रईस होते जा रहे थे और 95% लोग दिन पर दिन गरीब होते जा रहे थे। ये इस देश की हालत हो गई थी। मैं एक व्यापारी हूँ, मैं व्यवसाय की बता दूं, आज मैं गुड़गांव में SS ग्रुप के नाम का मैं एक ऑनर भी हूँ, कंपनी में मालिक हूँ। सबसे बड़ी बात यह है, आज जो 10 करोड़ का घर बिकता था, 15 करोड़ का घर बिकता था, वो नहीं बिकता। आज एक सामान्य घर, मैं कहूँ पिछले 20 साल में जितने घर नहीं बिके जितने 6 साल में बिके हैं। और हम ये कह रहे हैं यार मंदी बहुत है, लेकिन आज देश के प्रधानमंत्री क्या है, यार ज्यादा प्रॉफिट खाना बंद करो, एक सामान्य लेवल पे जिससे आपका कभी काम चलता हो और गरीब को मकान मिले। आज अफोर्डेबल हाउस ने हर शहर के अंदर में इतने मकान दिए हैं कि मैं समझता हूँ आज से पहले किसी इतनी छत मिली नहीं थी। तो ये जो आप बात कह रहे हो, बिल्कुल मैंने जिक्र पहले कर दिया जौनप्रिया साहब, मैंने पहले ही जिक्र कर दिया कि उपलब्धियां हैं। जनधन अकाउंट की आप बात कर रहे हैं, आप 3 तलाक का भी जिक्र कर सकते हैं, धारा 370 को रिमूव करने का भी जिक्र कर सकते हैं। ये तमाम उपलब्धियों में मैं तो ये जो बात जानना चाह रहा हूं कि FDI का विरोध बीजेपी ने किया, 5 साल का कार्यकाल में आपने थोड़ा सा उसको बढ़ाया, लेकिन डिफेंस जैसी जगह में अगर आज ही कांग्रेस ये काम कर रही होती तो मुझे लगता है कि महीने भर के लिए भारत बंद हो चुका होता। तो ऐसा क्यों? जब सत्ता में बीजेपी आई तभी पता लग पा रहा है कि FDI की अहमियत क्या है। देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, जिस हिसाब से गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी बेची जा रही थी, जहां तक FDI की आप बात कर रहे हैं, FDI का विरोध करना वो नहीं था। FDI की सबसे बड़ी बात थी कि FDI का कोई माई बाप नहीं था उस टाइम। मैं आपको बता रहा हूँ, इस देश की जो गवर्नमेंट 10 साल चल रही थी कांग्रेस की, उनमें सबसे बड़ी बात यही थी कि FDI अपने मनमर्जी को कर रहे थे, कोई और मनमर्जी कर रहे। आज निवेश लाना उचित है, निवेश लाना चाहिए, निवेश के बगैर नहीं काम चलता है। इंडस्ट्री जब तक नहीं आएंगी जब तक देश प्रोग्रेस नहीं कर सकता। तो जो आप बात करें FDI का विरोध है ना, FDI का विरोध नहीं था, देश की लूट का विरोध था। ये सबसे बड़ी बात है, अगर जो मर्जी आप करे जा रहे हो, हर आदमी ये बात में लगा हुआ था कि जो मर्जी किसी को बेच दो, जो गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी किसी बाहर बेच दो, वो विरोध था, ना कि हमको FDI का विरोध है। FDI का भी है कि जितना निवेश बाहर से लाया जाए। अब वर्तमान में FDI सर, अब वर्तमान में आज निवेश क्यों आ रहा है सर? जी, लेकिन अब फॉरेन निवेश या जो पब्लिक निवेश जो है उसके मायने बदल जाएंगे। अभी भी स्थितियां तो वही है, आप कोल को फ्री कर रहे हो, स्पेस को आप निजी कंपनियों को उसमें लाने की कोशिश कर रहे हो कि आ सकता है किसी के लिए भी खोल रहे हो। और ये तो लास्ट में तो कह ही दिया गया कि आप पे सरकारी उपक्रम में निजी भागीदारी होगी, तमाम जगह पे कह दिया गया। देखिए आज अभी भी कहीं भी ना भारत के निजी हित को कहीं भी अहिंसा नहीं हो रही। सबसे बड़ी बात है, उनको अहित नहीं करना चाहते। गवर्नमेंट जो भी कुछ कर रही है वो सबसे बात इस बात पर ये है कि भाई पहले भारत का हित जो है वो ठीक रहे, उसके बाद में हम किसी को कुछ छोड़ दें। तो ये सबसे बड़ी बात है। प्रधानमंत्री जी कहीं कोई लाग लगाओ या कोई मंत्री लाग लगाओ से काम नहीं कर रहा। मैं आऊंगा आपके पास में, रामनारायण जी के पास में जाना चाहूंगा एक बार में। रामनारायण जी, लोकपाल की जरूरत सिर्फ इस वजह से नहीं है कि वर्तमान सरकार के सामने ऐसा कोई करप्शन का इश्यू नहीं है, ना किसी तरह का दाग है। आप लोगों के वक्त सरकारी प्रॉपर्टीज को बेचा जा रहा था और करप्शन का जो इश्यू था, इसके लिए लोकपाल की जरूरत थी। आज वर्तमान को आवश्यकता नहीं है। देखिए, MP MLA होना सरकार नहीं होती है, पहली बात मैं साफ करना चाहता हूं। लेकिन हिंदुस्तान जिंक किसने बेचा 400 करोड़ रुपए में? बाल को किसने बेचा 550 करोड़ रुपए में? और आज भी FDI की बात हो रही है। हम आज भी ईस्ट इंडिया कंपनी को नहीं भूल रहे कि गोवा के माध्यम से पुर्तगीज आए, अंग्रेज आए और देश को बेच खाया, सोने की चिड़िया को खत्म कर दिया। आज FDI के माध्यम से देश गिर जा रहा है। हमारी पूंजी का प्रॉफिट किसको जाएगा? और 20 लाख हजार करोड़ की बात कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन वित्त मंत्री ने एक दिन पहले 1,56,000 करोड़ का जो पैकेज दिया था वो किस पूंजीपति के पक्ष में गया? किसान क्या गया? जौनापुरिया साहब, आप किसानों को चाहते हो, मैं आपको एक चीज बताता हूं। आज किसान को जब भारत सरकार ने 6 कमोडिटीज में जबान दी है, हमारे गांव की भाषा में थूके चाटने वाली स्थिति नहीं होना चाहिए। जब गेहूं 1925 में बिकना चाहिए तो 1600 में क्यों बिक रहा है मार्केट में? ब्लैक मार्केटर्स कौन है? कोटा के ऑयल मिल, दाल मिल और आटा मिल किसके हैं? वो किस पार्टी के हैं? इसलिए करप्शन की बात नहीं है, बात यह है कि इस देश को कैसे बचाओगे। हम ये नहीं कहते कि सुपरसैनिक जेट विमान कहां बन रहे थे, क्या और सब बातें हो रही थी। व्यापार तो कोई कुछ भी कर सकता है, व्यापार तो कोई कुछ भी कर सकता है, राजनीति सब कर सकता है, करप्शन हो रहा है। इसलिए फूड कॉर्पोरेशन कम खरीद रही है ताकि उन लोगों को सस्ते में जाए। ये चीज नहीं होना चाहिए। करप्शन क्या होता है, बेईमानी क्या होती है? आप किसान को बचाइए। हमने तो चिट्ठी लिखी प्राइम मिनिस्टर को 13 तारीख को, 10 तारीख को कृषि मंत्री को,
कि लूट मच रही है। फूड कॉर्पोरेशन के कर्मचारी जानबूझ करके भारतीय खाद्य निगम को प्राइवेटाइजेशन करने के लिए कम खरीद रहे हैं। ओपन है, मैं आपको एक एक चीज बता सकता हूं। आज की तारीख में 750 रुपया सरसों में किसान को घटा जा रहा है। आज की तारीख में 1100 रुपया चने में घटा जा रहा है। आज की तारीख में आपकी मसूर में नुकसान हो रहा है। ये चीजें आप बचाए, आप कर सकते हो। आप किसान के हितैषी हो। आप उस कॉन्स्टिट्यूंसी से जाते हो जहां 90% किसान रहते हैं। जोनापुरिया साहब, आपके साथ हमें कोई पार्टी नहीं है। मैं नहीं गिनाऊंगा कि 1974 में जो केस किए, जो इंदिरा जी ने अणु विस्फोट किया था, उसको हम भूल जाए, 1998 को याद रखें। मैं आपको ये नहीं गिनाऊंगा। एक बात कहना चाहूंगा, ये करप्शन जितना आज हो रहा है, कहना चाहूंगा आपको, आप एफडीआई करप्शन नहीं है क्या? फॉरेन इन्वेस्टमेंट करप्शन नहीं है क्या? देश को आज हम मास्क बना रहे हैं, उसको गिना रहे हैं। हमें गिनाना चाहिए कि हमारे पेटेंट टैक्स जो बन रहे तो कम उत्पादन क्यों हो रहा है, हम अमेरिका से क्यों खरीद रहे हैं। और हम कहेंगे देश का प्रधानमंत्री बच्चे बच्ची नहीं इसलिए ईमानदार है ही, हमने कब का बेईमान है? तो फिर बाहर से हम जो खरीद रहे हैं वो ज्यादा कीमत में। जोनापुरिया जी कुछ कह रहे हैं इस पे, आपने जो कहना चाह रहा हूँ, जोनापुरिया जी को रामनारायण जी, मैं जोनापुरिया जी एक बार मैं जोनापुरिया जी के पास आना चाहूंगा। हाँ जोनापुरिया जी, इसने किया आपके जो ये बहुत सी बातें जोनापुरिया साहब, इसको देखिए करप्शन कहाँ हो रहा है, क्यों हो रहा है, आप तो सब समझदार हो। रामनारायण जी एक बार जोनापुरिया जी के पास में जा रहा हूँ मैं। हाँ जोनापुरिया जी, जी जोनापुरिया जी, कि मैं भी किसान का बेटा हूँ और ये तो खुद किसान बता ही रहे हैं। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, 10 साल कांग्रेस गवर्नमेंट रही, हर साल 10-10 रुपए क्विंटल रेट बढ़ता हमने देखा है। एक बात, दूसरी बात, जब भी फसल खराब हुआ, पहली बार देश के प्रधानमंत्री के नेतृत्व में 27-27 हजार रुपए पर एकड़ के हिसाब से हमने मुआवजा दिया है। जो पहली बार 50% खराब होता था उसको 33% करने का काम देश के प्रधानमंत्री काम किया है। जो आज आप कह रहे हो कि फसल की रेट की बात, रेट हमेशा जिस हिसाब का दिया है वो आज से पहले कभी तरह रेट नहीं मिला था। आज आप कह रहे हो कि किसान को 6-6 हजार रुपए देगा, ये कौन सा काम किया है? या अगर एक बार बताओ, उसकी तुरंत अभी जब भी होती है बीमा कराने वाले तुरंत पहुंचते हैं। और मैं समझता हूँ आज से पहले कभी भी फसल खराबे का मुआवजा आज तक आप जनाब बता दें, काफी सीनियर हैं, आपने भी देखा होगा, किसान हो आप, कभी भी अगर इस टाइप का मुआवजा आज तक पहले कभी मिला हो, 6 साल से पहले, तो आप मुझे बता दें। पहले कभी भी किसान की नहीं सुनी जाती थी, ये हकीकत है। रेट, जहां तक बात आपने कही है, अभी मेरे मालपुरा में थे ग्रेडिंग के ऊपर, उसके बाद में जो टोल है, टोल में मशीन में मैंने खुद जाकर ऑब्जेक्शन किया कि टोल में 800 ग्राम का फर्क आ रहा है। ये क्यों आ रहा है? जो जेन्युइन प्रॉब्लम है उसको हम भी उठाते हैं, आप भी उठाते हैं और उठानी चाहिए। ये हकीकत है कि देश के प्रधानमंत्री ने किसान का, गरीब का, मजदूर का जो सम्मान किया है वो आज से पहले सम्मान कभी भी नहीं होता था। एक चीज और बता दीजिए मुझे जोनापुरिया साहब, एक मेरा बड़ा सवाल है और आप पार्टी पे भी कभी रखिए इस बात को लेकर के। आज एक चीज बताइए मुझे कि आज हम ये बात कह पा रहे हैं, दो बड़ी लॉकडाउन के दौरान ये बड़ी स्थितियां हैं हमारी। आजादी के बाद से इतना बड़ा सफर तय किया हमने, काफी इंडस्ट्रीज भी लगी, हमने ये भी कहा, और 2014 से आत्मनिर्भर तक की बात भी कही गई, मेक इन इंडिया की भी जिक्र किया गया। मुझे ये बताइए कि आज हमारे पास में हालात ये हैं कि महामारी ये आई है, अगर कोई बड़ी आपदा और भी आती है तो हमें निपटने के लिए ना वेंटिलेटर हमारे पास में, ना सफिशिएंट देश के अंदर हमारे चिकित्सा व्यवस्थाएं पूरी तरह से नहीं है, इतने डॉक्टर नहीं है, इतना नर्सिंग स्टाफ नहीं है। ये तो मैं मानूंगा कि सही समय पे लॉकडाउन आप लोगों ने शुरू कर दिया, बहुत अच्छी बात है, राज्यों ने इसका अच्छा फैसला किया, बहुत बढ़िया बात है, कितनी कैजुअलिटीज को आप लोगों ने बचा दिया। लेकिन मेक इन इंडिया का आप लोगों ने जिक्र किया, स्टार्टअप का आपने जिक्र किया, हमारे पास में आज भी पीपी किट नहीं है, वेंटिलेटर हमारे पास में नहीं है, मास्क हमारे पास में पर्याप्त संख्या में नहीं है, और हम दावे कर रहे हैं कि हमने मेक इन इंडिया के नाम पे इतना वो कर दिया। हुआ क्या, अंदाजा लगा सकते हैं? ये तो ये होना चाहिए था कि हम दूसरे देशों को देते, मदद करते। आज सबसे बड़ी बात ये, देश के प्रधानमंत्री जिस हिसाब से फैसला लिया है, इस फैसले का पूरे विश्व ने स्वागत किया है। आज अमेरिका जैसा देश इस बात को मानता है कि भारत ने जिस हिसाब से फैसला लिया वो वाकई सम्मान के योग्य है। आज सर, हम तो पहले खुद ही कह रहे हैं कि लॉकडाउन का फैसला इज फाइन, बट जो हमारी व्यवस्था है उसके मैं जिक्र कर रहा हूँ कि आज हम आत्मनिर्भर नहीं बन पा रहे उसमें। आज अमेरिका जैसा देश जिसकी पॉपुलेशन क्या है, आज भारत में 135 करोड़ लोगों के बावजूद भी इस देश के प्रधानमंत्री ने सब कुछ व्यवस्था की है। हम ये मानते हैं कि उसके अगर इतनी बड़ी बीमारी महामारी फैल जाए तो शायद उतने वेंटिलेशन नहीं होंगे, मैं आपकी बात से सहमत हूँ, लेकिन जिस हिसाब से कंट्रोल किया है,
आज अगर लाखों में भी पहुंचे तब भी सब जगह पर्याप्त सारी चीजें हैं। एक बात। दूसरी बात जो आप कह रहे हो, ये सच्चाई है, जिस हिसाब से अगर महामारी बाहर फैली है, अगर उस हिसाब से फैल जाती तो नहीं होता। लेकिन प्रधानमंत्री ने ये भी कहा है कि लोकल को वोकल मानो। आज हमारे मास्क की जहां तक है, हमारी महिलाओं ने इतने मास्क बना के दे दिए, हमें किसी की खरीदने की जरूरत नहीं पड़ी। ये सारी चीजें प्रधानमंत्री ने कहा है कि यार लोकल को वोकल मानो। आप सबसे बड़ी बात है, जब तक लोकल को ब्रांडिंग नहीं दी जाएगी, उसको ब्रांडिंग नहीं दी जाएगी, तब तक देश आगे नहीं बढ़ सकता। आज इस लॉकडाउन में हम सबने सीख लिया जीना कि हम अपने घर की व्यवस्था से, अपने चूल्हे की व्यवस्था से, अपने किचन की व्यवस्था से कैसे रह सकते हैं, कैसे अपना बड़ा हुआ खाना खा सकते हैं। लोगों का सब कुछ जीवन बदल गया है। तो ये सच्चाई है कि देश के प्रधानमंत्री ने जिस महामारी से देश को उबारा है, ये बहुत बड़ा काम किया है। सर वो लोकल को वोकल बिल्कुल होना चाहिए। हम तो पहले दिन से बात कर रहे हैं कि आपकी स्ट्रीट का जो वेंडर है या स्ट्रीट में जो बनिया दुकान लेकर के बैठा है वो कभी आपके लिए कारगर होगा। लेकिन बीच में हालात ऐसे बने कि कई ऐसी बड़ी कंपनी आ गई जिनकी मल्टी चेन्स जिन्होंने बनाई थी, बड़े बड़े स्टोर्स हैं, उनके आगे वो थोड़ा जो सस्ता, निश्चित रूप से हमारा स्वभाव है, जहां सस्ता मिलेगा मैं भी वहीं से लूंगा, आप भी वहीं से लेंगे, हमारे पैनलिस्ट सब वहीं से लेंगे। तो ये जो स्थितियां, कई बार मीडिया रिपोर्ट्स ने इस बात को कहा कि छोटे व्यापारी को लेकर के जो बीजेपी 1980 के बाद से एक मुखर आवाज के साथ मनमोहन सिंह जी के कार्यकाल में उठाया कि एफडीआई की वजह से छोटे व्यापारी बर्बाद हो रहे हैं। बहुत लेट समझ में आया बीजेपी के कि लोकल को वोकल बनाने की बात अब आप कर रहे हो। मैं बारट साहब आपके पास आना चाहूंगा। लोकल से वोकल, अच्छी बात है कि लोकल आपका स्ट्रीट वेंडर, आपका छोटा दुकानदार निश्चित रूप से बड़ा मददगार साबित हुआ है। क्या वास्तव में ये स्थितियां वैसी रहेंगी कि हालात बदले और वो भी बदला, हम करवट बदल लेंगे? ये नारा तो लगाया है पीएम ने, लेकिन 12 केंद्रीय मंत्रियों के बच्चे विदेश में पढ़ते हैं। आप हमें लोकल की आत्मनिर्भरता की बात कर रहे हो। 2 लाख बच्चे हमारे अमेरिका पढ़ने जाते हैं। हम हर साल अमेरिका को 50,000 करोड़ रुपए देते हैं शिक्षा पे, और एक भी संस्था हमने खड़ी नहीं की है 6 साल में। सारी पुरानी संस्थाओं को या तो हम कमजोर कर रहे हैं या बेच रहे हैं। आप ये बैठे हैं जौनपुर साहब, एक संस्था बताओ जो इन्होंने बनाई हो 6 साल में। ऐसा जैसे 56 के अंदर हमने एम्स बना दिया था, आज वही एम्स हमारे काम आ रहा है। आप कहेंगे आपने 7 एम्स बना दिए, लेकिन आपने नया क्या दिया है? वो उसी लाइन पे आपने किया है। आज जो लैब 1952 में हमने बनाई थी, वायरोलॉजी लैब पुणे में, वो आज काम आ रही है सारी टेस्टिंग में, और आपने 6 साल तक उपेक्षा की सरकारी तंत्र की। तो हमारा देश का प्रधानमंत्री को इतना बड़ा मैंडेट है लोकतंत्र में, वो अभी सबसे लोकप्रिय नेता है। लोकप्रिय के साथ साथ वो महान भी बन सकते हैं। इसलिए अगर वो सार्थकता होगी, इन संस्थाओं, कोई नई संस्थाएं बनाए, हमारी शिक्षा व्यवस्था को ठीक करे, मेडिकल पे पैसे बढ़ाएं, खर्च करें, जीडीपी का ज्यादा पैसा। और ये कह रहे हैं फार्मर सुसाइड, 2018 में महाराष्ट्र में शंकर राव चावरे फार्मर ने नाम लिखा है कि मैं इनकी वजह से सुसाइड कर रहा हूं। क्या हालत हो रही है? क्या फार्मर सुसाइड रुक गए हैं? सिर्फ आप कॉस्मेटिक कर रहे हैं, आप खाली मतलब एक शब्द बात जरूर दिखा रहे हैं। आपकी कामयाबी है, हमने आपको वोट दिया है, आप हमारे लीडर हो, आप हमारे राष्ट्र के नायक हो। अगर आप अपेक्षाओं पे खरे उतरेंगे तो हम अभिभूत होंगे और खुश होंगे, हम आपका नारा और बुलंदी से लगाएंगे। जी जोनप्रिया साहब, मैं एक बात कहना चाहूंगा कि सबसे बड़ी बात ये है, जनाब ने बात कही है कि 50 साल एक तरफ रखो और 6 साल एक तरफ। पहली बात मैं कहूंगा कि आज मंत्रियों के बच्चे जरूर पढ़ रहे होंगे, बिजनेसमैनों के बच्चे जरूर पढ़ रहे होंगे, लेकिन ये भी आप ध्यान करिए, जिस जम्मू कश्मीर को उजाड़ा जा रहा था, जिनके बच्चे नहीं, बीवी भी बाहर लंदन में कोठी बना के रह रही थी, उनके सिक्योरिटी आप दे रहे थे, आज उनके ऊपर हाथ डाला देश के प्रधानमंत्री ने। आज जो आप कह रहे हो पूरा 6 साल के अंदर में ये भारत नहीं बदल सकता, सारे बच्चे यहीं पढ़ने लगेंगे, एक टेंडेंसी बनी हुई शुरू से। लेकिन उस चीज पे सब पे आज जिस आपकी सारी व्यवस्थाएं होती जा रही हैं, इसमें समय लगता है। और आज मैं कह सकता हूं कि देश का बच्चा जो यहाँ से पढ़ के जा रहा है, वो कहीं न कहीं बाहर भी जाके अपनी एक जगह बनाई है। तो मेरा आपसे निवेदन ये है कि जो बात आप कह रहे हो, ये सारी चीजें 6 साल में देश से हो नहीं सकती, ये सारे बच्चे भी रुक जाए। लेकिन देश के प्रधानमंत्री वहां हाथ डाला है कि जो देश को लूटते थे, जम्मू कश्मीर को उजड़वाते थे, और सबके लंदन में घर थे, ब्रिटेन में घर थे, अमेरिका में घर थे, उन सब पे हाथ डाल के दिया है, ये नहीं चलेगा, ये काम किया है। ये जो आप कह रहे हो कि जहां तक अर्थव्यवस्था की बात है, देखिए सबसे बड़ी बात ये, अगर विश्व पटल पर देखा जाए, आज भारत की अर्थव्यवस्था बहुत ठीक है औरों की अपेक्षा। ये मैं आपको फिर एक बार बता रहा हूँ, ये सच्चाई है। ये मैंने बताया देश में पिछले 10 साल का रिकॉर्ड उठाओ, 5% तो बहुत ऊपर होते जा रहे थे, 95% लोग बहुत डाउन होते जा रहे थे। आज कहीं ना कहीं समतलता आई है और देश के नागरिकों को ये महसूस हुआ है कि यार गरीब को देना पड़ेगा। देश के प्रधान कहा है कि 2 ही बिरादरी है, एक लेने वाली, एक देने वाली।
उन्होंने कहा यार के बाद बताना जो देने योग्य ना वो दो यार इनको भी उभारो। आज ये काम करके दिया है जो आज से पहले कभी सोचा ही नहीं था। आप बताओ रोटी कपड़ा मकान पे आज कहाँ थे, गरीबी मिटाओ पे नारे देते रहे, कभी हकीकत में गरीब का कभी भी सम्मान नहीं हुआ था। ये सच्चाई है। तो एक बार आपके पास सहमत है, एकदम में सब कुछ नहीं बदल सकता, लेकिन बहुत कुछ चेंज किया है, ये हमें मानना पड़ेगा। और इस आदमी को अगर लंबा टाइम मिलता है और जिस हिसाब से 6 साल करके दिखाया है, ये आज हर आदमी मानता है। आज मैं कहूँ कांग्रेस का आदमी इस बात को मानता है यार सच्चाई इसमें कोई बात नहीं, प्रधानमंत्री तो ठीक है, ये कोई छोटी बात थोड़ी है। देखिए तो अच्छी बात है, जौनपुर से अगर अच्छा काम होता है तो अच्छे बताना चाहिए, उसमें कोई बात ही नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं, किसी पार्टी के प्रधानमंत्री है नहीं है। अशोक गहलोत अगर मुख्यमंत्री है, योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री तो उस राज्य को रिप्रेजेंट करते हैं, वो सबके मुख्यमंत्री हैं। पार्टी स्तर से ऊपर उठ करके अगर अच्छा काम कोई करता है तो उसे अप्रिशिएट करना चाहिए। रामनारायण जी कुछ कहना चाह रहे हैं? जी, मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूं, आप थोड़ा ध्यान से सुने क्योंकि हमारे पास मेंबर पार्लियामेंट भी आप सब हो। एक देश के विकास की बात हो रही है। नेहरू जी ने मात्र 33 कंपनियां बनाई, उन्होंने के टाइम पे एक भी नहीं बिकी। लाल बहादुर शास्त्री के टाइम पे 5 बड़ी कंपनियां बनी, एक भी नहीं बिकी। इंदिरा जी के टाइम पे 66 में आंकड़ा दे रहा हूं, कंपनियां बनी, एक भी नहीं बिकी। मोरारजी देसाई के टाइम पे 9 कंपनी बनी, एक भी नहीं बिकी। राजीव गांधी के टाइम पे बड़ी कंपनियां 16 बनी, एक नहीं बिकी। विश्वनाथ प्रताप सिंह के टाइम पे 2 कंपनी बनी, एक नहीं बिकी। पीवी नरसिंह राव के टाइम पे 14 कंपनी बनी, एक नहीं बिकी। देवगौड़ा जी के टाइम पे मैं एक मिनट में आपको अर्ज करता हूँ, अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पे 17 कंपनी बनी, उसके टाइम पे 7 बिकी। और मनमोहन सिंह जी के टाइम पे 23 कंपनी बनी, 3 बिकी। और माननीय नरेंद्र मोदी जी के टाइम पे बड़ी कंपनी 0 बनी और 23 बिकी। तो 23 कंपनियां बिक रही, एक नहीं बन रही है। तो देश आगे बढ़ रहा है, पीछे जा रहा है। मैं ईमानदारी बेईमानी की बात नहीं करूंगा, यह आंकड़ा आपके सामने है। इस आंकड़े की कोई खंडना हो, देश का एक व्यक्ति खंडना कर दे तो अपन को कोई बात बने। आज देश को कमजोर कैसे हो रहा है, बेरोजगारी कैसे फैल रही है, सड़कों पे लोग कैसे आ रहे हैं, छाले क्यों पड़ रहे हैं, 2-2 किलोमीटर क्यों चल रहे हैं। हम स्टेट गवर्नमेंट में गाड़ा निकालेंगे और सेंट्रल गवर्नमेंट में गाड़ा निकालेंगे, हम पार्टी में गाड़ा नहीं निकालेंगे। हमारा देश कमजोर क्यों हो रहा है? चीन हमारी जमीन पे कब्जा कर रहा है, हम पाकिस्तान में गाड़ा निकाल रहे हैं। बहुत कुछ हो रहा है। जौनपुरिया साहब, आप तो समझदार व्यक्ति हो, आपसे मैं बहुत आशा है, आप राजस्थान से सांसद हो और उस क्षेत्र से सांसद हो जहां मेरा भी कार्य क्षेत्र थोड़े दिनों के लिए रहा था। आपको सारा पता है, आपकी बड़ी कृपा है। देश के ऊपर कृपा कीजिए। संसद बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। समय कम है जौनपुरिया साहब, आप मेरा रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए। आपके साथ हम हैं, देश को बचाइए। मोदी जी का गुणगान करना छोड़ के भारत माँ की जय बोले, भारत माँ को मजबूत बनाइए। मेरा आपसे ये 10 साल कांग्रेस के टाइम की मैं बात आपको बता रहा हूँ। आज करीब 52 लाख करोड़ रुपए, आज जिस हिसाब से बार बार कहा जा रहा है आपके टाइम में एनपीए बहुत कुछ हो गया। सर ये हालत थी, अगर किसी ने 2000 करोड़ का लोन ले लिया और उस पर नहीं पट रहा, फिर फोन कर दिया, फिर 1000 करोड़ दे दिया, फिर नहीं पड़ा, फिर 2000 करोड़ दे दिया। आज ये जो विजय माल्या हर बाहर बैठे ना साहब, ये आप लोगों की देन है। आज देश का जो भट्टा बैठा ना, ये सब आप लोग कांग्रेस के टाइम की बात है, ये बाहर की बात नहीं है। आज एक काम करो ना, ये लोग रातों रात क्यों बिकी? आज विजय माल्या वापिस कह रहा है कि मेरे पैसे ले लो। आज क्यों ले ले? सबसे बड़ी बात ये है, आज बताओ ना, एक व्यापारी को आज जनधन खाते में पैसा दिया है, आज किसान को पैसा दिया है, आज गरीब को पैसा दिया है, आज विकास के लिए पैसा दिया है। आप एक बात बता दो, एक कोई ऐसा आज बता कि जिस कंपनी को ऐसा पैसा दिया हो कि आपके पास 20 लाख करोड़ का कर्जा है और 20 लाख और ले लो, आप किसी को दिया हो तो बता दो। आप 10 साल का अगर केस उठाओ तो आज 52 लाख करोड़ का एनपीए हो पड़ा है। जौनपुरिया साहब, समय कम है, मैं रोकना चाहूंगा सर, आपको समय का अभाव है सर। क्यों चले सिर्फ इस बात की बात, कांग्रेस के टाइम में कर्जा दिया था। मैं रोकना चाहूंगा जौनपुरिया साहब, समय कम है, मैं माफी चाहूंगा, आप लोग को रोकना चाहूंगा। तो चलिए, मोदी सरकार के सेकंड जो टेन्योर रहा उसका पहला साल कंप्लीट हम मान के चलते हैं, क्योंकि आज ही के दिन बीजेपी को एक बार फिर प्रचंड बहुमत मिला था। 23 मई 2019 को आज ही के दिन वह कमल खिला था और इस वक्त एक बार फिर मोदी सरकार की गूंज चौतरफा दिखाई दे रही थी। तो चलिए, आपको बहुत बहुत शुक्रिया जौनपुरिया साहब, आपका 21 साल का कार्यकाल, भावनाओं पे खरा उतरे। तो चलिए, समय कम है, हम माफी चाहेंगे, खास खबर को यहीं पे विश्राम देंगे और आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। दीजिए इजाजत, नमस्कार।
जन टीवी की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन दबाएं।